अच्छा ये बताओ तुम लोग वो प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? जिस बच्चे ने एचसी वर्मा की थी वो अपने एचसी वर्मा कर ले। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। रिंग। कल हमने डिस्कस किया कि एक रिंग है, 3 डायमेंशनल एक्सिस लेते हैं, ये ऐसे दिया हम लोगों ने। रिंग है, रिंग ये वायर प्लेन में रिंग है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। सेंटर से कुछ डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर सपोज ये डिस्टेंस डी है, ये पॉइंट पी। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी एट पॉइंट पी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सॉरी, दैट वाज जी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सबको ये नहीं है, सभी को प्रॉब्लम हो गया। यस सर, क्लियर नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. हमारी भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट रुको। रिंग का तो फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a uniform disk of mass m and radius r at a point on the axis। एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है डिस्क के एक्सिस पर, तो डिस्क का एलिमेंट रिंग अगर हमें कैलकुलेट करना है तो रिंग का डिस्क का जो एलिमेंट है वो रिंग होता है, और रिंग का फील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। रिंग का फील्ड एट ए डिस्टेंस एक्स अगर हम देखें तो इट वाज जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर। एक तो डिस्टर्ब मत कर मुझे। Brinda, put your mic off। gmx by r square plus x square whole power 3/2। ये रिंग का है ना। आज हमें डिस्क कैलकुलेट करनी है। डिस्क अगर हम ड्रॉ करें तो वैसे उसमें ले लेते हैं अपने एक्सिस में एक्स। ये डिस्क है, आज ये डिस्क है ना, कंप्लीट डिस्क है ये। डिस्क है ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट ये है जहाँ हमें कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस एक्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग एक्स डिस्टेंस पर। तो डिस्क के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रिंग लेते हैं। डिस्क का एलिमेंट क्या बनता है? एलिमेंट अगर लेना हो तो हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं ना पहले। तो डिस्क के केस में हमारा एलिमेंट रहता है रिंग। तो इस डिस्क पर एक रिंग लेते हैं, रिंग इस तरह से ऑफ सम रेडियस, ये लेते हैं रिंग।
रिंग हमने ले ली इसमें ना, रिंग का रेडियस शायद कम है, डिस्क का रेडियस तो आर है, रिंग का रेडियस कुछ होगा, रिंग का रेडियस जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो वाई क्या लॉन्ग है ना, तो वाई मैंने रेडियस लिया वाई, थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री रिंग, बताओगे कितनी लेंगे, थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी बताओगे मुझे, थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री रिंग कितनी होगी बताओगे, dy डी वाई, वाई के अलोंग लेना है तो डी वाई, अगर एक्स के अलोंग लेते तो डी एक्स लेते, अभी वाई एक्सिस के अलोंग है, वाई हमने डिस्टेंस लिया है तो डी वाई इसकी रिंग होगी, सॉरी थिकनेस होगी। और इस मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग अब मुझे बताओगे, मास ऑफ एलिमेंट्री रिंग, मास सपोज डीएम, डीएम बताओगे कितना होगा डीएम, डिस्क का मास कितना है, पूरी डिस्क का मास कितना है, डिस्क का मास कैपिटल एम लिया हम लोगों ने, कैपिटल एम लिया है भाई, और डिस्क का मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है मास का, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, area एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका एरिया कितना है, डिस्क का एरिया कितना है, I डिस्क का एरिया आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, हमें किसका एरिया, किसका मास चाहिए, रिंग का मास चाहिए, तो रिंग का जो एलिमेंट्री एरिया है, जो एलिमेंट रिंग का जो एरिया है जिसमें मास कंस्टिट्यूट होता है, जिसके अंदर मास है, सिर्फ वो एरिया मुझे चाहिए, वो एरिया कितना है, रिंग का एरिया जो मास कंटेन करता है, रिंग का वो एरिया, जो रिंग हमने ली है एलिमेंट्री रिंग, रिंग का वो एरिया बताओ जिसमें मास है, वो एरिया मुझे बताओ, 2 पाई वाई डी वाई, 2 पाई वाई डी वाई, सबको पता है ये बात, सबको पता है, यस सर, यस सर। तो अगर पहले एरिया है पाई आर स्क्वायर, डिस्क एरिया पाई आर स्क्वायर, तो मास एम है, 1 अगर एरिया है तो एम बाई पाई आर स्क्वायर, एम बाई पाई आर स्क्वायर, और हमारे रिंग का एरिया कितना है 2 पाई वाई डी वाई, तो ये डीएम आ जाता है, ये डीएम आ गया भाई, डीएम, तो इसको लिखता हूँ 2m बाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, वाई डी वाई, और रिंग का, ये रिंग का मास आ गया, रिंग का तो फील्ड हमें पता है ना, पॉइंट पी पर किसी रिंग का फील्ड कितना होगा, ये हम लोगों ने कल कैलकुलेट किया था, किसी पॉइंट पी पर रिंग का फील्ड कितना होगा, तो है जी जी एम एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द रिंग फ्रॉम द पॉइंट, तो जो रिंग हमने लिया है, इस रिंग के सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स है, वैसे यहाँ लिख देंगे, और ये आर स्क्वायर, आर, आर कितना है यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी लेंगे, रिंग का रेडियस कितना है y वाई, तो मैं इसको ना ऐसे कर देता हूँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा एक्स और वाई में, मैं डिस्टेंस को फिक्स करता हूँ, ये डिस्टेंस जो है ना ये फिक्स है डी, ये डी डिस्टेंस है, ठीक है, डी डिस्टेंस पर पॉइंट है, तो मुझे बताना मुझे क्या लिखना चाहिए, तुम लोग बताओगे मुझे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग, जो रिंग हमारी हमने एलिमेंट्री रिंग ली है एट पॉइंट पी, ये तुम्हें बताना है क्या कितनी होगी, और मानता हूं कि वो डीई है, डीई कितनी होगी बताओ, कितना होगा ये, g dm y जी over मास, जी एम एक्स, जी फॉर्मूला हम देखते हैं इसको ऊपर, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कहता है कि जी जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ द रिंग, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर होल पावर 3/2, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मास ऑफ द रिंग कितना है, एम की जगह मास ऑफ द रिंग डीएम, मास ऑफ द रिंग, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, कितना है यहाँ पर, कितना लिया हम लोगों ने डिस्टेंस, डी डी, डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पर, रिंग का रेडियस, y डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर होल पावर 3/2, ये तुम्हारा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई ऑफ डिस्क एट दैट पॉइंट पी, तो जी डीएम, डीएम इज द मास, मास कितना है, डीएम की वैल्यू पुट करते हैं, ये मास है डीएम, ये है हमारे पास 2m बाई आर स्क्वायर
वाई डी वाई, एक सेकेंड रुकना है। जी 2m by r square y dy, ये dm आ गया, उसके बाद d और डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2, ये तुम्हारा डी ई आ गया। ई के लिए क्या करेंगे, ई के लिए क्या करेंगे, ये डी ई नेट है। ई होगा भाई, ई नेट अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या करेंगे बताओ, इस रिंग का आ गया, डिस्क का कितना होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं, जो कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, तुमने देखा हो तो वेरिएबल कौन है, डी वाई। y इज वेरिएबल, तो y जो टर्म कंटेन करती है वो अंदर रह जाए, बाकी सब बाहर आ जाए। 2gm by r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, y dy डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3/2, ये इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो तुम लोग। y इज वेरिंग फ्रॉम, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, y क्या था देखो, y था रेडियस ऑफ रिंग, सबसे छोटे रिंग का रेडियस कितना होगा यहाँ पर, सबसे छोटे रिंग का रेडियस जीरो। 0, और सबसे बड़े रिंग का रेडियस कितना होगा, कैपिटल आर। कैपिटल R। y इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। और मैं इसको यहाँ 2 को मैं अंदर लिख देता हूँ, ये 2 हटा देता हूँ यहाँ से, हमें पता है एक बात, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो डायरेक्ट कितना होगा। मैंने कहा था कि अगर कोई टर्म, किसी टर्म का इसे डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी इज कांस्टेंट डिस्टेंस, तो डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा इन टर्म्स ऑफ वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना होगा, डी स्क्वायर का तो 0 हो गया, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। अगर ऐसे तुम्हें प्रॉब्लम होती है तो ऐसे करो तुम लोग, मैं ऐसे करता हूँ उसको, और डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुट कर लेते हैं टी पुट कर लो उसको, तो डी स्क्वायर का 0 प्लस 2y इज dt by dy, ठीक लिखा है ये, सही है, dt by dy। तो dt कितना आया, dt कितना आ गया 2y dy, dt इज 2y dy, तो 2y dy की जगह तो dt पुट कर लो, और डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह t पुट कर लो, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं gm d by r स्क्वायर इंटीग्रेशन 2y dy की जगह आ गया dt, और डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आ गया t होल पावर 3/2। अब कर सकते हो इंटीग्रेशन इसका, gm d by r स्क्वायर t पावर -3/2 dt, पावर में ऐड करते हैं और पावर से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा होता है इंटीग्रेशन, पावर में ऐड करते हैं तो -3/2 पावर है यहाँ पर, एक ऐड करेंगे -1/2 डिवाइड बाय -1/2, ठीक है। -1/2 को बाहर लाएंगे तो ये हो गया -2gm d by r स्क्वायर, t पावर -1/2 मतलब t by 1/√t, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, -2gm d by r स्क्वायर 1/√2, t की जगह वैल्यू पुट कर दो, t कितना था हमारा, t हमने लेट किया था कि t जो है वो 1/y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमने t लिया था, इसकी पावर ये रूट है, और यहाँ पर y की लिमिट थी 0 से r तक, t की लिमिट नहीं लिखी थी हम लोगों ने, y की लिखी थी, तो y में अब लिमिट पुट कर देंगे, कितना हो गया ये देखो, -2gm d by r स्क्वायर 1/y की जगह r ले आएंगे तो r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रूट -1/√2
0 square plus d square. कितना हो गया देखो ये 2gmd by r square. मैं इसका साइन माइनस साइन को अंदर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1/d माइनस 1/√r square plus d square. और d को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो शायद ये आता है 2gm by r square. d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस d by√r square plus d square. ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है ड्यू टू डिस्क. ये सारे और डायरेक्शन क्या होगी टुवर्ड्स द सेंटर. तो रिंग को ऐड किया ना हमने, सबकी सारे रिंग की डायरेक्शन एक ही तरफ थी तो नेट डायरेक्शन वही आएगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डिस्क along the axis and towards the center of the disk. For large disk large तो बहुत बड़ी डिस्क अगर हो, for large disk तो लार्ज डिस्क का तो मास भी डिफाइन नहीं होगा. उस केस में हम क्या करते हैं, इसको एक बार मैं लिख देता हूँ पहले, फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम कम हो. देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई डिस्क इज 2gm पाई बाय पाई आर स्क्वायर. पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 माइनस डी बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रूट. पाई आर स्क्वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द डिस्क. तो 2 पाई जी m बाई पाई आर स्क्वायर. मास पर यूनिट एरिया क्या बन गया ये? मास पर यूनिट एरिया. क्या होता है ये मास पर यूनिट एरिया? डेंसिटी. कौन सी डेंसिटी? सरफेस मास डेंसिटी. क्या क्या सिंबल लिया था हम लोगों ने इसका? सरफेस डेंसिटी का क्या सिंबल यूज किया था बताओ? सिग्मा. सिग्मा. 2 पाई सिग्मा m बाई पाई आर स्क्वायर इज सिग्मा 2 पाई सिग्मा जी 1 माइनस डी बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रूट. ये तुम्हारा फॉर्मूला सिग्मा की टर्म्स में आ जाता है. सिग्मा इज अ मास पर यूनिट एरिया. हियर सिग्मा इज m by pi r square. For large disk, अगर डिस्क का साइज बहुत बड़ा हो जाए तो उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लार्ज डिस्क मतलब होता है r टेंड्स टू इंफिनिटी. r इंफिनिटी हो जाए तो ये d बाय आर स्क्वायर जो इंफिनिटी को टेंड करे, पूरी टर्म है, सेकंड जो टर्म है नेगेटिव जो टर्म है, नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी? दिस इंप्लाइज दैट d बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टेंड्स टू 0. अगर r इंफिनिटी को टेंड कर जाए तो, और हम ऐसे भी कहते हैं d इज लेस देन r. अगर ऐसा हो जाए तो d इज लेस देन r अगर है तो r टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब यही होता है कि पॉइंट जो है ना, जैसे डिस्क तुम्हारी ये है और पॉइंट जो बहुत पास है, दिस d इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस. इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी साइज की इनफाइनाइट साइज की डिस्क है. इस इंफिनिटी टेंड करने का मतलब ये है कि जो d है, जो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है, तुम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहते हो ऑन एट ए पॉइंट वेरी क्लोज टू द डिस्क. और अगर कोई पॉइंट बहुत पास है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू रेडियस इग्नोर अगर कर दिया जाए तो हम ये लिखते हैं कि d बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल रूट टेंडिंग टू 0. तो दोनों कंडीशन है, ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन है. क्लियर है जो मैंने बोला है? यस सर. तो सेकंड टर्म 0 हो जाती है. सेकंड टर्म 0 होती है. E ऑफ डिस्क becomes 2 pi sigma g 2 pi sigma g 2 pi sigma g for a very large disk at a point nearer to the disk. क्लियर है? यस Yes, सर. sir.
चलिए आगे आते हैं, एक दो बॉडी और करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हमने अब तक फोर्स की बात नहीं की है। तुमने जो पढ़ा था पहले Gm1m2/r², हम उस पर भी आएंगे। और उसको समझने के बाद वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो सिर्फ एक ही लाइन का रह जाता है ना। फील्ड के इफेक्ट हैं, फील्ड के इफेक्ट देखो, ओरिजिन जो है फील्ड है। फोर्स मैंने बताया था, फोर्स नहीं लगाता कोई एक मास दूसरे मास पर, ये फील्ड का इफेक्ट है। फील्ड होता है, इसका फील्ड है, उसका फील्ड है, तो हम फील्ड को स्टडी कर लेते हैं, उस फील्ड का इफेक्ट फोर्स है। और फील्ड का एक और इफेक्ट भी होता है, पोटेंशियल। और दो ही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में, फील्ड एंड पोटेंशियल। चैप्टर का नाम भी होता है, कई बार तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर का नाम ये है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पहले हम फील्ड को अच्छे से देख लेते हैं, एक दो क्लास और लगाएंगे फील्ड के ऊपर। उसके बाद जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एंड फोर्स ड्यू टू दिस फील्ड, है ना। तो अब हम एक लाइन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं। लाइन के लिए क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन of mass. क्या मतलब इसका, देखो इसका मतलब क्या है। ये एक लाइन है, उस लाइन का लेंथ L है, लेंथ इसकी L है, और मास जो है वो m है, मास m। लाइन यहां से यहां तक लाइन AB है, AB पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट है, कोई पॉइंट यहाँ पर। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है, इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस। ये भी जो लाइन है ना, इसका मास m है, लेंथ L है। इस लाइन का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो आएगा ना, हर मास का होता है, इस लाइन का भी मास है, इस मास का भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। उस ग्रेविटेशनल फील्ड किसी पॉइंट P पर एट ए डिस्टेंस a, सपोज ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a। यहां मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और देखो इस पर जो सारे एलिमेंट है ना, लाइन के एलिमेंट देख लो, लाइन के एलिमेंट क्या बनेगा, यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इन सारे एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P सेम है या डिफरेंट है। सारे एलिमेंट जो मास के एलिमेंट बनते हैं, जो लाइन के जो एलिमेंट है, उन सब का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P सेम और डिफरेंट। डिफरेंट डिफरेंट तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ही डिफरेंट हो, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सोल्व हो गई। पॉइंट P पर हम जाएंगे, पॉइंट P, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस, ये y डिस्टेंस हमने लिया, ये y डिस्टेंस है, y डिस्टेंस ऊपर गए, एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, एक एलिमेंट, ये एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी भाई, लेंथ कितनी होगी तुम बताओ, ये dy इसकी लेंथ है। तो पहले तो dm बताओ मुझे, dm कितना होगा, dm मास ऑफ दिस एलिमेंट, m/l dy। m/l, लेंथ l है तो मास m है, और लेंथ अगर dy है तो मास कितना है, m/l dy। तो इस dy की वजह से यहाँ पर फील्ड आएगा, यहाँ पर फील्ड, इस dy की वजह से यहाँ पर फील्ड आएगा, ये किधर आएगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, मास अट्रैक्ट करता है, फील्ड हमेशा इस तरफ होता है, ये DE है। अच्छा डिस्टेंस तुम बता सकते हो कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना √y² √a²+y²। तो DE की वैल्यू मुझे बताओ कितनी होगी, DE ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट, तो हमने था G
into mass of element, that is dm, जो हमने कैलकुलेट कर लिया, और डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? Root of a y square plus square plus y. square plus y square. रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, सारे एलिमेंट की डायरेक्शन सेम आएगी, फील्ड की अलग अलग आएगी, सब एलिमेंट की। यहाँ जो एलिमेंट है, यहाँ जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट, इसके फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? इस तरफ आएगी। यहाँ जो एलिमेंट है, उसके फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? इधर आएगी। सबकी डायरेक्शन सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे फिर? सर क्या करोगे? एवरेज निकाल। नहीं, तो अगर सबकी डायरेक्शन अलग अलग हो ना, सबके फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग हो, तो फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। कल भी तो ये प्रॉब्लम आई थी डिस्क के केस में, सॉरी रिंग के केस में, यही तो प्रॉब्लम थी। क्या किया था मैं रिंग के एलिमेंट फील्ड का? क्या किया था? Components कर लिए। कंपोनेंट्स बनाए थे। यहाँ भी कंपोनेंट्स बना लेंगे, यहाँ भी कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो मानता हूं कि मैं ये एंगल फाई है, ये एंगल जो है, ये एंगल फाई है तुम्हारा, ये फाई एंगल है। तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी cos फाई, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डी sin फाई। डी sin फाई। और सारे एलिमेंट के लिए अब कोई भी एलिमेंट ले लो, तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, अब ये एलिमेंट ले लो, ये एलिमेंट है, फील्ड इधर आएगा, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, कितना आएगा इसका एलिमेंट का कंपोनेंट? कितना आएगा? डी जो भी एंगल है, मतलब जो भी एंगल है डी, उसका एंगल इधर आ जाएगा, उसका परपेंडिकुलर इस तरफ चला जाएगा। ठीक है ना? अब जितने फील्ड बनेंगे ना, सबके कंपोनेंट हम बना लेंगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ और पैरेलल टू द लेंथ। परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ जो हमारी उसके परपेंडिकुलर और पैरेलल। ये डी है और ये फाई है, ये फाई है, ये डी आ गया। अच्छा, तुम अगर एलिमेंट लोगे, डिफरेंट एलिमेंट अगर तुम लोगे, तो वेरिएबल क्या रहेगा? एंगल वेरिएबल कांस्टेंट है कि वेरिएबल एंगल? डिफरेंट एलिमेंट के लिए। और वाई डिफरेंट एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट का वाई फॉर डिफरेंट एलिमेंट, वही वेरिएबल है। दो वेरिएबल है यहाँ पर, दो वेरिएबल हो गए। तो मैं लिखूं डी cos फाई, इधर आता है, ये डी cos फाई आ गया तुम्हारा, डी cos फाई, और डी sin फाई। डी परपेंडिकुलर इज डी cos फाई, परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर है ये? परपेंडिकुलर टू द लेंथ Line. और लाइन, जो लाइन तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के परपेंडिकुलर है। और एक है डी पैरेलल, and that is de sin phi. This is parallel to the line distribution. D perpendicular and D parallel. D perpendicular जो है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहले दोनों कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आता है पूरी लाइन का, और पैरेलल कंपोनेंट कितना है। पहले डी परपेंडिकुलर की बात करते हैं, ई परपेंडिकुलर, पहले इसकी बात करते हैं। तो डी परपेंडिकुलर लिखते हैं, कितना आएगा? डी परपेंडिकुलर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डी cos फाई, तो डी था हमारा जी डी एम बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारे उसकी वैल्यू है डी की, इंटू cos ऑफ फाई। डीएम की वैल्यू अगर पुट कर लें हम लोग, जी तुमने मुझे बताया था डीएम आया था एम बाई एल डी बाई डीएम, और ये हो गया cos फाई डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज मैंने ऊपर से लिए दोनों, तुम देखना चाहो देख सकते हो। डीएम की वैल्यू एम बाई एल डी बाई, और डी की वैल्यू जी डी एम बाई रूट ऑफ, इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। तो रूट हटा देंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और रूट हटा देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक तो वेरिएबल वाई वेरिएबल और फाई भी वेरिएबल, तुमने मुझे बताया दो वेरिएबल कभी चलता ही नहीं है। एक फंक्शन में दो वेरिएबल नहीं लेते, ई का फंक्शन बना रहे हैं, दो वेरिएबल हो गए, तो एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये तो वाई को हटाओ या फाई को हटाओ। और वाई या फाई को हटाने के देखने के लिए हम क्या देखते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट सपोज एन है, ओ तो लिया, वही पॉइंट है, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है तुम्हारा सपोज क्यू, यस क्यू ले लेते हैं, क्यू। एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिखाई देता है क्यूओपी, दिखाई दे रहा है क्यूओपी? Yes, sir. क्यूओपी एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ टेंजेंट फाई या y और फाई में रिलेशन लिखना चाहूँ मैं, ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल QOP अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें y अपॉन a इज परपेंडिकुलर और बेस जो तुम्हें दिया हुआ है दैट इज टेंजेंट फाई। तो y कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई तो इन टर्म्स ऑफ फाई y इज इक्वल टू a टेंजेंट फाई, यही तो चाहिए था हम लोगों को y या फाई की टर्म्स में। तो y स्क्वायर जो है ना इसकी जगह पुट कर देंगे a टेंजेंट फाई, तो y को हटा दो या फाई को हटाओ, एक को हटाना पड़ेगा। तो हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो y इज a टेंजेंट फाई और dy अगर मैं लेके आऊं तो dy बाई डी फाई डिफरेंशिएट कर लो इसको, dy बाई डी फाई कितना होगा a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। तो dy कितना आ गया, dy कितना आ गया a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ये dy है। तो मैं ये यूज करूंगा dy की वैल्यू, एक मैं y यूज करूंगा फंक्शन में और फंक्शन हमारा यहाँ है। तो ये हमारा फंक्शन है कि यहाँ से देखते हैं d परपेंडिकुलर g m बाई एल dy को हटाना है ना, dy कितना है, जी सर, हाँ जी सर जब हमने dy बाई डी फाई निकाला तब भी सीकेंट स्क्वायर फाई के बाद डी फाई है, तो जब नहीं हमने नहीं 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 ऐसा नहीं है, दो बार नहीं है, ये फाई इधर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है चलो gm बाई एल और dy की जगह पुट कर देंगे dy इज a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ये dy की वैल्यू आई और cos फाई ऑलरेडी यहाँ पर है, डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y की वैल्यू a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर फाई, gm बाई एल a सीकेंट स्क्वायर फाई cos फाई डी फाई डिवाइड बाय, तो उसे a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर फाई, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर कुछ होता है, क्या होता है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर फाई, तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर a है नीचे भी a स्क्वायर है, gm बाई al, ठीक है ना, gm बाई al cos फाई डी फाई इंटीग्रेशन, सॉरी डी परपेंडिकुलर है ये है डी परपेंडिकुलर, तुम्हारा डी परपेंडिकुलर आ गया, तो ये एलिमेंट का आया है, हमें पूरे रिंग का पूरे लाइन का चाहिए, तो ई परपेंडिकुलर इज इंटीग्रेशन ऑफ डी परपेंडिकुलर दैट इज gm बाई al cos फाई डी फाई इंटीग्रेशन gm al सब कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई, वेरिएबल हमारा cos फाई, हमारा फाई यहाँ पर वेरिएबल है, इस फाई की लिमिट पुट करना चाहते हैं हम लोग, लिमिट देखते हैं, हमें इसको इंटीग्रेट करना है पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक, सारे एलिमेंट चाहिए ए से बी तक या बी से ए तक, तो ये सबसे 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 पहला एलिमेंट हम मान लें बी लेते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से बनेगा ये, और इसका कुछ एंगल होगा, ये एंगल ले लें, ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल है अल्फा, कितना एंगल है ये, अल्फा एंगल बनता है, जो फर्स्ट एलिमेंट का एंगल बनता है विद द नॉर्मल अल्फा, और जो पॉइंट ए है ये एंगल इसके साथ लेते हैं, ये एंगल इसके साथ लिया, ये जो एंगल है ना अल्फा लिया, ये एंगल अल्फा, ये जो एंगल है ना अल्फा है, ऐसे अपर मोस्ट पॉइंट का एंगल लेंगे, यहाँ से जो एंगल, क्योंकि हमें बी से लेके ए तक सारे एलिमेंट के लिए इंटीग्रेशन करना है ना, तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल लेते हैं बीटा, तो लिमिट क्या हो गई भाई, लिमिट क्या हो गई 0 to alpha beta. 0 टू अल्फा बीटा, हम यहाँ पर है तो एंगल कितना है, यहाँ पर है तो एंगल कितना है, बी पॉइंट पर तो एंगल कितना है, अल्फा To beta. Alpha to beta. अल्फा टू बीटा है ना, तुम्हें ये चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ बताता हूँ तुम्हें, जगह वहां कम है, ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ऐसे एक लाइन है,
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल जो है यहाँ से ड्रॉ किया था, यहाँ से ड्रॉ किया था, ये एंगल हमने कहा अल्फा है, ये एंगल बीटा है। दोनों लाइन का, इसका एंगल देखना है विद दिस लाइन, ये नॉर्मल ड्रॉ किया था हम लोगों ने, ये लाइन थी हमारी, ये लाइन थी। तो स्टैंडर्ड लाइन ये है, ये स्टैंडर्ड लाइन है जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड लाइन है। इसके साथ एंगल देखना है दोनों एक्सट्रीम एलिमेंट्स का। तो जो अपर मोस्ट है ए पॉइंट, जो उसके लिए एंगल हम देखें तो उसका सेंस जो है वो कैसा है, कैसा सेंस है ये, क्लॉकवाइज। और इस लाइन के साथ अगर बी का एंगल देखें तो एंगल कैसा बनता है, कैसा बनता है, ये कैसा बनता है बताओ, एंगल का सेंस दिखाई दे रहा है, एक के लिए क्लॉकवाइज तो एक के लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव सेंस लेते हैं तो अल्फा हो गया माइनस अल्फा से लेके प्लस बीटा तक, ठीक है ना, सही लिखा है ये। यस सर। तो लिमिट जो है हमारी अल्फा से बीटा तक जाएगी, पर क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का अलग अलग है तो एक है माइनस अल्फा और एक है बीटा। E perpendicular is equal to GM by AL। M by L बता सकते हो क्या होगा, cos phi का इंटीग्रेशन, cos phi का इंटीग्रेशन sin theta, माइनस साइन फाई। sin phi from minus alpha to beta। GM by AL upper limit sin beta minus lower limit minus alpha। GM by AL तो साइन ऑफ माइनस अल्फा है नहीं, तो ये प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। पता है तुम लोगों को साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एम बाई एल क्या होता है बताओगे मुझे, मैंने पहले ही पूछा, एम बाई एल क्या होगा, सिग्मा, नॉट सिग्मा, मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज नॉट मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल अलग यूज करते हैं और मास पर यूनिट एरिया का अलग। उसके लिए क्या यूज किया था, मास पर यूनिट लेंथ के लिए सिंबल क्या यूज किया था, अल्फा। lambda, so wavelength वाला symbol क्या यूज lambda, किया था सिंबल, मास पर यूनिट लेंथ के लिए सिंबल। वैसे तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमारी मर्जी होती है, पर मैंने कुछ समझाया था तो उस दिन सिंबल यूज किए होंगे, यूजुअल सिंबल है वो, मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं। जी लैम्डा, लैम्डा यूज किया, जी लैम्डा बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये आया है उस लाइन का किसी पॉइंट पर फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ओनली, एक पार्ट आया है अभी तक, है ना। अभी 927 है, 40 तक मैं फ्री कर दूंगा तुम लोगों को। ई पैरेलल और देख लें साथ साथ, ई पैरेलल कितना होगा, ई पैरेलल में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। हमने कहा ई पैरेलल हम कैलकुलेट करेंगे डी ई पैरेलल से। डी ई पैरेलल हम लोगों ने देखा तो वो आया था डी ई साइन फाई, और डी की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो थी जी डी एम बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन फाई। डीएम की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी एम बाई एल डी वाई, एम बाई एल डी वाई, डीएम हो गया, साइन फाई ऊपर है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्रॉब्लम फिर वही आ गई कि y और फाई दो वेरिएबल है, तो y हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, dy भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डी पैरेलल जो आता है ना, सब कुछ सेम है। डी पैरेलल लिख करके देखना है ये सारी चीजें। अब तो मैं कर रहा हूं तो तुम्हें हो सकता है सही लगे ही, खुद से करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये चीज आनी चाहिए, अगर ये करोगे, ये फंडामेंटल्स है फिजिक्स के, ये करोगे तो चीजें तुम्हें देख प्रोजेक्शन मिलेगा चीजों को सोचने के लिए, देखने के लिए, माइंड को एक प्रोजेक्शन मिलता है, तो चीजें थोड़ी सिंपल लगेंगी। तो dy की जगह हमने पुट किया, dy की वैल्यू याद है कितनी आई थी, dy तो हमारा a सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, dy की वैल्यू आई थी। साइन फाई ऐसा रहने देते हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग। y की वैल्यू थी a स्क्वायर a टेंजेंट फाई, तो y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर, और यहां से सब कुछ तुम कैंसिल करते हो तो डी ई पैरेलल जो है जी एम बाई ए एल, फिर से वही ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, सीकेंड स्क्वायर फाई ऊपर भी है और नीचे भी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, फिर से कैंसिल हो गया। इस बार आया साइन फाई डी फाई, साइन फाई डी फाई।
तो डी पैरेलल जो है sin फाई डी फाई आ गया। ई पैरेलल कितना होगा, कहते हैं ई पैरेलल होगा इसका इंटीग्रेशन, ई पैरेलल पैरेलल टू द रिंग सॉरी लाइन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पैरेलल। ये तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। फिर से फाई की लिमिट लगाओ, फाई की लिमिट थी माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक, ठीक है ना। सर फिजिक्स की क्लास कितनी देर और चलेगी? 5 मिनट और चलेगी बस। 9:40 पर क्लास है ना तुम्हारी, तो सर पूछ रहे थे। बस 5 मिनट और 9:40 पर फ्री कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारी क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ई पैरेलल इज इक्वल टू sin फाई का इंटीग्रेशन बताओगे कितना होगा, माइनस cos फाई। माइनस को बाहर ले आते हैं। अच्छा m बाई एल में फिर से लिख रहा हूँ लैम्डा जी लैम्डा बाई ए, माइनस को बाहर ले आए, cos बीटा माइनस cos ऑफ माइनस अल्फा, लिमिट्स पुट कर दी, माइनस जी लैम्डा बाई ए cos बीटा माइनस cos अल्फा। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बताओ, cos थीटा के इक्वल होता है, वो नेगेटिव नहीं आता है, वो प्लस ही रहता है। साइन में नेगेटिव हो जाता है, cos में नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो लिख सकते हैं हम जी लैम्डा बाई ए cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो ये क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव भी आ सकती है ना, कि अल्फा की वैल्यू cos अल्फा की वैल्यू अगर लेस हुई cos बीटा तो नेगेटिव भी आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव का मतलब क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी केस में, मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव साइन यहाँ, तो नेगेटिव साइन का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता नेगेटिव साइन का, तो उसका मोड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर cos अल्फा माइनस cos बीटा, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो इस बात से कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन की बात हम करेंगे, डायरेक्शन की बात हम करेंगे। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर आ गया कि एक लाइन है, ये एक पॉइंट P यहाँ पर है, तो इस लाइन की वजह से, सपोज ये लाइन ए बी है हमारे पास, तो इस लाइन की वजह से दो फील्ड होंगे, एक तो होगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, वो इस तरफ होगा, एक होगा पैरेलल आइदर दिस साइड और दैट साइड, है ना, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी दिखाई दे सकता है तुम लोगों को। तो एक तो ये कंपोनेंट होगा ई परपेंडिकुलर, एक ई परपेंडिकुलर होगा, और एक होगा ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर अगर लिखना चाहें हम सीधा लिखेंगे फॉर्मूला जी लैम्डा बाई ए, तुम याद कर सकते हो उसको, एप्लीकेशन इसकी डेरिवेशन आना चाहिए, साइन फाई की जगह आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अच्छा अल्फा बीटा क्या है, ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, का पॉइंट्स एक्सट्रीम अब देखो ये लाइन है हमारी, ये लाइन इसका फील्ड चाहिए था ना, ये पॉइंट है। सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब इस नॉर्मल का एंगल विद द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द एक्सट्रीम्स टू दैट पॉइंट, एक एक्सट्रीम ये है इस लाइन का ए और दूसरा एक्सट्रीम है बी, तो एक्सट्रीम के लाइन ज्वाइनिंग ऑफ पॉइंट, एक्सट्रीम का लाइन ज्वाइनिंग टू दैट पॉइंट ये हो गया ए पी, और बी के साथ एक्सट्रीम का लाइन ज्वाइनिंग ये हो गया बी पी। तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। अब तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, सब कुछ पुट कर चुके हैं हम लोग। तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड the line joining of extreme of the line to that point where you need to calculate the gravitational field intensity, and beta is the angle between normal and other extreme of the line, normal to the line joining of the other extreme, of the to that point, making an angle beta। अल्फा एक एक्सट्रीम के साथ है, बीटा दूसरे एक्सट्रीम के साथ है, किसके साथ बनाएगा एंगल, नॉर्मल के साथ। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ये तो हमेशा फिक्स है, कि इस तरफ आएगा, हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है, ई परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन टू लाइन। ई पैरेलल हम लोगों ने देखा, ई पैरेलल जी लैम्डा बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है ना, उसकी जगह cos अल्फा माइनस cos बीटा, cos हो जाएगा और साइन जो है बीच में माइनस हो जाएगा। इतना सा डिफरेंस तुम्हें करना है, इसका मोड हम लेंगे। ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव आने के चांसेस ही नहीं है, ये पॉजिटिव आएगा। समझ में आया?
Yes, sir. sir. देखिए कभी ऐसा हो जाता ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये एक लाइन है और लाइन की लेंथ पता है कितनी है? इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी से आती है और इन्फिनिटी तक नीचे भी है। पॉइंट यहाँ पर है तो इसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ये हो गया, ये इन्फिनिटी को टेंड करता है, ये भी इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो इसकी डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी लैम्डा है, मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, ये डिस्टेंस ए है। इस पॉइंट पर ई परपेंडिकुलर कितना होगा? ई परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? जी लैम्डा बाई ए, तो दे रखे हैं डायरेक्ट लैम्डा एंड ए। अल्फा एंड बीटा, अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी पर चला गया तो एंगल अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा एंड बीटा कितने हो जाएंगे? ये 90 डिग्री। अल्फा 90 डिग्री अप्रोच कर जाएगा, बीटा भी 90 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी बीटा के तब मिलता है जब पैरेलल होगा। तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये ई परपेंडिकुलर आ गया इस पॉइंट पर 2g लैम्डा बाई ए। ई पैरेलल कितना होगा? ई पैरेलल जी लैम्डा बाई ए cos 90 माइनस cos 90, कितना हो गया पैरेलल कंपोनेंट? 0। तो इनफाइनाइट लाइन के केस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट आया है, एक ही कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट 0 हो गया इनफाइनाइट लाइन अगर है तो। एक और देख लो, दो से बाकी 2-3 में कल डिस्कस करूंगा। आज तुम उसको जाके ना लिख करके देखना और देखना कि हो क्या रहा है। सपोज ये एक लाइन है इनफाइनाइट साइज की, इधर इन्फिनिटी से आती है और ये इधर फाइनाइट है। ये पॉइंट तुम्हें पता है पर दूसरा पॉइंट नहीं पता, और पॉइंट यहाँ पर है। डेंसिटी इसकी भी लैम्डा है और ये डिस्टेंस भी ए है मान लेते हैं। तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा? ई परपेंडिकुलर जी लैम्डा बाई ए। अल्फा एंड बीटा मुझे बताओ कितना होगा? अल्फा एंड बीटा 0 और 90। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। एक एंगल तो 90 इनफाइनाइट वाले केस में 90 हो जाएगा। अपर एक्सट्रीम तो इस लाइन से कोइंसाइड कर जाएगा, अपर एक्सट्रीम से ज्वाइन करेगा तो यही लाइन आएगी। इस लाइन के एंगल विद दिस लाइन इटसेल्फ इज 0, तो एक साइन 0 हो गया, एक जो है साइन 90 हो गया। जी लैम्डा बाई ए इंटू साइन 0 0 साइन 91, यही तुम्हारा फील्ड आ गया। एक ई पैरेलल कैलकुलेट करो, जी लैम्डा बाई ए cos 0 माइनस cos 90, कितना आ गया? ये भी जी लैम्डा बाई ए आ गया, cos 0 1 और cos 90 0, तो ये भी सेम आ गया। जितना ई परपेंडिकुलर है उतना ई पैरेलल भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर दो फील्ड मिले हम लोगों को, दो फील्ड मिले, एक फील्ड मिला इस तरफ, एक फील्ड तो मिला इस तरफ ई परपेंडिकुलर, और एक मिला इस तरफ नीचे की तरफ ई पैरेलल। नेट फील्ड कितना होगा? नेट फील्ड कितना होगा? बताओगे नेट फील्ड कितना होगा? √2g लैम्डा बाई ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, दोनों का सम कर देंगे, वेक्टर सम करना है हम लोगों को। जी लैम्डा बाई ए होल स्क्वायर प्लस जी लैम्डा बाई ए होल स्क्वायर होल रूट, कितना आ गया? ये कैलकुलेट करेंगे इसको तो आएगा √2g लैम्डा बाई ए। और डायरेक्शन देखें तो इनके बीचों बीच आएगी डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पैरेलल का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या करेगा? बाइसेक्ट करता है ऐसे, इधर आएगा ई नेट, ये तुम्हारा ई नेट है। एंगल कितना है इसका? ये एंगल 45। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, आज sir. 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज मैंने कराई है, तुम्हें थोड़ा टफ लग सकती है क्योंकि तुम पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है ये चीजें ना, आगे आती रहेंगी, हालांकि आगे आती रहेंगी। तो